झारखंड बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या जीमेंस और नीट के कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन आता है। तो कुछ वैसा पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी सारी जो चीज़ें पीछे पढ़े हैं उससे तो क्वेश्चन आता ही है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन जो है आप लोग को आता है, तो गौर कीजिए। हम्म, नहीं आ रहा है। चालू नहीं हुआ आपका? लाइव क्लास दे दिए हैं? हम्म। चलिए सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। बीच में भी क्लास जो है चालू होने में थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसलिए कभी कभी विलम्ब होता है। तो आज कुछ वैसा टॉपिक बताने वाले हैं। न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट होने में एक दो दिन लेट है, क्योंकि ये चैप्टर, किसी भी चैप्टर में मेरा ये सोच है, मानना है कि एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट अगर छूटता है तो फिर बाद में उसे दिल से दिक्कत होती है और फिर आपको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आया, किस चैप्टर से आया। इसलिए हर एक पॉइंट को पढ़ लेना ज़्यादा बेटर है और फिर आगे कभी दिक्कत नहीं हो। तो हम आपको आज कुछ स्पेशल टाइप का चीज़ बताएंगे, जो कि आपको आगे कंपटीशन में, किसी भी तरह के कंपटीशन में, जीमेंस में, नीट में, सीबीएसई बोर्ड में, आपको आईसीएसई बोर्ड में, इस सब में आपको काम देगा। लेकिन बिहार बोर्ड में इस पर क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछा गया है। तो देखिए, तो गौर करना है हम लोगों को यहाँ पर। अब पॉइंट है एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हिंदी हुआ विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा। देखिए भाई, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा समझने से पहले पहले आपको यहाँ पर ऊर्जा, पहले आपको समझाते हैं इसका एनर्जी क्या होगा। एनर्जी समझाने के बाद फिर आपको इंटेंसिटी समझाएंगे, और इंटेंसिटी के बाद मोमेंटम बताएंगे, मोमेंटम के बाद फिर आपको प्रेशर बताएंगे। तो चार चीज यहाँ पर समझना है। पहला एनर्जी, दूसरा जो है होगा इंटेंसिटी, और तीसरा जो है होगा मोमेंटम, और चौथा जो है होगा वो होगा प्रेशर। तो पहला क्या है? एनर्जी। देखिए, एनर्जी समझने के लिए गौर करना है। द द द एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी डेंसिटी which is observed, the energy density which is observed by the electromagnetic wave in the certain volume, in the certain volume is known as energy of electromagnetic wave, is known as energy of electromagnetic wave। हिंदी है इसका
किसी किसी निश्चित आयतन किसी निश्चित आयतन से होकर गुजरने वाला किसी निश्चित आयतन से होकर गुजरने वाला विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा प्राप्त ऊर्जा घनत्व को विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला इसका समझना है ध्यान से। देखिए, अब यहाँ पर ये जो है एक ट्यूब है, इट इज द ट्यूब। ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रहा है। इस ट्यूब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है चल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस ट्यूब से चल रहा है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से चल रहा है, तो अब ये ध्यान देना है हम लोगों को कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से चलना शुरू किया, इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से अब जा रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इससे होकर पार कर रहा है। ध्यान देके समझना है, साइंस को रटा नहीं जा सकता, केवल और केवल समझा जा सकता है। तो देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और यहाँ से ये इसमें जो है पार कर रहा है। इसका जो स्पीड होता है पता ही होगा, स्पीड इसका क्या होता है, c निकाल चुके हैं। इतना सा जो ये हुआ, इसका क्या हुआ, लेंथ हुआ कि कितने लेंथ से ये पार कर रहा है। अब आगे इसका स्पीड जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होता है, c। इसमें जो टाइम लगा, जितनी देर में ये पार किया इस यहाँ से यहाँ तक, उस टाइम को क्या मान लिया, डेल्टा। अब ये देखना है कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो स्पीड उस प्रकार से प्रभावित होगा और ये बढ़ेगा तो प्रभावित होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिए कितना है, ए। तो अब निकालना क्या है, निकालना है कि कितना इसका एनर्जी होगा, तो एनर्जी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग तब लिख सकते हैं कि एनर्जी का जो तब मान होगा, एनर्जी इक्वल टू ये होता है एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कि कितने वॉल्यूम से, पाइप के कितने वॉल्यूम से कितना एनर्जी डेंसिटी उसमें से मौजूद हुआ, प्राप्त हुआ, उसी को उसका एनर्जी कहते हैं। अब इसको निकालेंगे, एनर्जी को यहाँ पे डिनोट करते हैं यू से। एवरेज एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करते हैं यू ए भी से, और ये पीछे पढ़ाए हैं एनर्जी डेंसिटी। और यहाँ से वॉल्यूम को डिनोट किससे करते हैं, भी से। एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पीछे पढ़ाए हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट, याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बताए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसका मान इतना होता है, प्रूफ किया हुआ है आगे। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, कि कितने एरिया में, इसका कितना एरिया में कितना लेंथ है, तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा एरिया और इंटू क्या हो जाएगा, लेंथ। वॉल्यूम का मान हो गया एरिया इंटू लेंथ। एनर्जी डेंसिटी का मान इतना हो गया, पहले बताया जा चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी प्रूफ किया हुआ है। अब आगे देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, और ये यू का मान आ रहा है, और यू इक्वल टू ये हो गया हाफ, यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया ई नॉट स्क्वायर। एरिया तो है ही, लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है। लेंथ इज द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, और इनटू छोटा सा टाइम, डेल्टी से इसको डिनोट करते हैं। तो लेंथ इज द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं आप, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस यहाँ पर हो गया l, स्पीड हो गया c, और टाइम हो गया dt लिख सकते हैं या डेल टी भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से इसका सिंबल यूज कर सकते हैं डेल टी। ये आपका ये फार्मूला हो गया, यहाँ पे रफ वर्क हो गया। ये कहाँ से आया, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ। देखिए अब आगे गौर कीजिए, अब यहाँ से हम लोगों को एनर्जी डेंसिटी का मान आ गया, और एनर्जी का मान आ गया। एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होता है आप, यह हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू हो गया ई नॉट स्क्वायर इंटू हो गया ए इंटू सी और इंटू हो गया डेल टी। यही है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मान इतना होता है, इट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर इस जगह लिख देंगे कि कौन चीज क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी इन वैक्यूम, परमिटिविटी इन वैक्यूम, ई नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड डेल टी इज इक्वल टू टाइम इंटरवल। ये क्या है, टाइम इंटरवल है। तो हम लोगों को ये मान सब निकल गया। एक बार इसका हिंदी बोल रहे हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात में परवैद्युकता, ई नॉट का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो जो पाइप है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सी विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल, डेल टी समय अंतराल, डेल टी क्या है, समय अंतराल है। तो ये है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इतना होता है। अब इसको आपको याद रखना चाहिए, ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कंपटीशन में इस पर क्वेश्चन आता है। अब अगला पॉइंट होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता अगला पॉइंट है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता अगला पॉइंट है आपका। लिखिए, जिसका नहीं लिखा हुआ है लिख लीजिए, और इसमें तो पीछे से भी आप करके देख सकते हैं ना। चलिए, सबका एकदम नोट हो गया सबका। चलिए, सभी ने नोट कर लिया है। नोट तो आप पीछे भी करके कर सकते हैं, क्योंकि तो रिकॉर्डेड हो जाता है ना। पीछे भी करके आप नोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अब नोट हो गया। चलिए।
आगे बढ़ते हैं। अगला ये पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा। द द इंटेंसिटी of electromagnetic wave is defined as the the energy per unit area per time which is crossing through it perpendicularly in the direction of electromagnetic wave, in the direction of electromagnetic wave। देखिए भाई, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम विच इज क्रॉसिंग थ्रू इट परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका हिंदी है विद्युत चुंबकीय तरंग की तीव्रता को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति समय या प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, प्रति समय या प्रति सेकंड ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा के लंबवत गुजरता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा के लंबवत गुजरता है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग के गमन की दिशा के लंबवत गुजरता है। समझ गए? अब देखिए, गौर कीजिए। तो अब यहां से हम लोगों को क्या करना है कि अब पहले एक फिगर, जो भी फिगर पढ़े थे उसी फिगर को समझना है। यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक पाइप है जिसमें पीछे हम लोग अभी निकाले थे, ये पाइप है। इस पाइप से क्या चल रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग चल रहा है। इस पाइप से क्या चल रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग चल रहा है। और ये बिल्कुल क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका अभी हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ले रहे हैं केवल। और ये अगर इस तरफ विद्युत चुंबकीय तरंग चल रहा है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर क्या होता है? परपेंडिकुलर। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इसमें आगे की तरफ चल रहा है। यहाँ से एरिया इसका ए है, इसका जो लेंथ है इसका लेंथ एल है, इसका जो स्पीड है वो सी है। तो हम लोगों को निकालना क्या है? एनर्जी के बाद क्या निकालना है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी निकालना है। तो इंटेंसिटी इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? इंटेंसिटी इक्वल टू परिभाषा से फार्मूला होगा कि कितने क्षेत्रफल पर कितने समय में कितनी ऊर्जा पार किया, कितने समय में कितने क्षेत्रफल पर कितनी ऊर्जा पार किया। तो यहाँ पर इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी और बाय एनर्जी बाय ये हो जाएगा आपका एरिया और इनटू हो जाएगा टाइम, एरिया इनटू हो जाएगा टाइम। क्योंकि यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हुआ है, डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी
per unit area per time which is crossing through it perpendicularly इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी बाय एरिया और बाय टाइम। इसको अब जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा और आई इक्वल टू एनर्जी का मान हो गया ई, एरिया हो गया ए और टाइम तो इंटरवल होता है इसलिए यहाँ पर हो गया ई और बाय हो गया ए इंटू क्या हो गया डेल्टा। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका फॉर्मूला इंटेंसिटी का हम लोगों को निकल गया, इसका फॉर्मूला इंटेंसिटी का निकल गया। अगर इसका यूनिट देखेंगे क्या होगा तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और टाइम का होता है सेकेंड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन को भी हल कर लेते हैं, यह हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बाय हो गया कूलम, यह हो गया मीटर स्क्वायर और यह हो गया सेकेंड। कितना हो जाएगा, एक मीटर स्क्वायर से यहाँ पर कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा इस जगह केजी, यह हो जाएगा मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स 3, यह हो जाएगा सेकेंड इनवर्स 3 और ये हो जाएगा पर कूलम। ये इसका यूनिट हो गया। इसका अगर डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन भी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंटेंसिटी का, यह हो जाएगा m1 l पावर -1 t पावर -3 और यह हो जाएगा q पावर -1। कितना हो गया, अगर हमको इसको करेंट के रूप में ले जाना है तो q इक्वल टू आई टी होता है तो यह हो जाएगा m1 l इनवर्स t पावर हो जाएगा -4 और I पावर हो जाएगा -1। कितना हो गया, ये हो गया आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन अभी पे एक चीज मैं यहाँ पर एक चीज मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा उतारना नहीं अभी रुकिएगा, यहाँ पे एक चीज जरा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे एनर्जी को हम लोग डिनोट ई से नहीं किए हैं, एनर्जी को डिनोट किससे किए हैं, यू से किए हैं, एनर्जी को डिनोट किससे किए हैं, यू से, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से लिखा गया, हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एनर्जी क्या है यू से डिनोट किए हैं और यू का मान अभी हम लोग निकाले हैं, यू का मान हम लोग अभी निकाले हैं, यू का मान अभी कितना निकाले हैं, यू का मान अभी कितना निकाले हैं, यू का मान है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर ए सी डेल टी, ये निकला है ना। अब देखिए तो एनर्जी का मान मिस्टेक, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक से बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए शांति से मन से ध्यान देने की ज़रूरत होती है हमेशा। तो यहाँ पे u का मान कितना निकला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू कितना है c इंटू ए इंटू डेल टी, है ना, और बाय यहाँ पर है a और इंटू क्या है डेल टी, ये a और डेल टी कैंसिल हो जाएगा, a और डेल टी क्या होगा कैंसिल, a और डेल टी जब कैंसिल हो जाएगा तो गौर कीजिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि a और डेल टी जब कैंसिल हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में एनर्जी इंटेंसिटी का मान कितना बचेगा, I इक्वल टू बचेगा यहाँ पर हाफ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर और इंटू सी, ये होगा इंटेंसिटी का फार्मूला, इज द फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी। अब यहाँ से हम लोग इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट देखिए हाफ का तो कोई यूनिट होता नहीं है, हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होगा, यहाँ पे इसका यूनिट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना होता है, याद है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट इतना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये सी क्या है स्पीड, इसका होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से हो गया ये यहाँ से हो गया हम लोगों का ये कूलम्ब स्क्वायर इन बाय हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू यह हो गया न्यूटन स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर, है ना, और इनटू यह हो गया मीटर और यह हो गया सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
अब जो जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करेंगे। इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है? ये कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल होगा, है ना। न्यूटन एक ठो स्क्वायर से न्यूटन कैंसिल होगा, मीटर एक ठो स्क्वायर से मीटर कैंसिल होगा। तो कितना बचेगा? इसका यूनिट बचेगा न्यूटन। न्यूटन ऊपर में कुछ नहीं बचा, और बाय हो गया मीटर सेकेंड। इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड। एक ये हो गया, दूसरा भी होगा। दूसरा क्या होगा? न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बाय मीटर सेकेंड। ये मीटर कैंसिल होगा, कितना बचेगा? केजी सेकेंड इनवर्स 3, है ना। इसका यूनिट कितना हो जाएगा? केजी सेकेंड इनवर्स 3, क्योंकि न्यूटन को क्या लिखते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे में क्या है? मीटर सेकेंड नीचे में बचा हुआ है, तो यहाँ पर एक मीटर कैंसिल हो गया, इसका मान इतना आ जाएगा। अब आगे इसका डायमेंशन यदि निकालना है तो हम लोग अब इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। और इसका जो डायमेंशन है, डायमेंशन डायमेंशन का मान हो जाएगा m पावर 1, l पावर 0 और t पावर -3। चलिए इसे अब नोट कीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मान इतना होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा टाइम आप लोग को लिखने के लिए मिलता है। लिखिए, आराम से लिखते जाइए, आराम से लिखिए, बहुत सारा टाइम है लिखने का। इसका डायमेंशन कितना होगा? चलिए आ गया सबका। अब आगे बढ़ा जाए। तो ये था एनर्जी के बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इतना होता है। अब ध्यान देना है हम लोगों को, आगे आगे का मान कैसे निकालना है इस पर अब ध्यान देना है। देखिए, नीचे तो आप लोग अपना भी जो है नीचे कर सकते हैं। अपना जो है आप अपना जो मोबाइल है उसमें भी तो पीछे करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सबका नोट हो गया। यस यस। नेक्स्ट पॉइंट आगे है अब आपका इंटेंसिटी निकल चुका है, और इंटेंसिटी के बाद अब हम लोग निकालेंगे मोमेंटम। देखिए, तो अभी हम लोग निकाले हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और निकाले हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब निकालेंगे मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगला पॉइंट है मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग। देखिए भाई, अगर आप एनर्जी को निकालने समय सीख गए हैं, इंटेंसिटी को निकालना सीख गए हैं, तो आप आराम से मोमेंटम निकाल सकते हैं। देखिए, द द मोमेंटम द मोमेंटम ऑफ electromagnetic wave is the ratio of its energy and speed। देखिए भाई, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम यहाँ मोमेंटम का डिफिनीशन देंगे
ऐसा नहीं है। मोमेंटम का डिफिनेशन यहाँ थोड़ी आएगा। हम लोगों को विद्युत चुंबकीय तरंग का मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम का डिफिनेशन तो आप सभी को पता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पीड इज कॉल्ड मोमेंटम। द्रव्यमान और चाल के गुणनफल को, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यह आप सबों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, क्लास 11 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर यह डिफिनेशन नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा, अब गौर करना है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग, विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग उसके ऊर्जा और चाल के अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग उसके ऊर्जा और चाल के अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। उसके ऊर्जा और चाल के अनुपात के रूप में प्राप्त होता है। देखिए भाई, अब गौर करना है, यहाँ पर हम लोगों को इसका संवेग कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये उसी तरह से, उसी पाइप में जिसमें समझे हैं, उसी पाइप में हम लोग समझ रहे हैं। गौर कीजिए, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है चल रहा है, क्या रहा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो चल रहा है, स्पष्ट है कि इस प्रकार के तरंग में अपनी ऊर्जा भी है और इस प्रकार के तरंग का अपनी चाल भी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में अब संवेग होगा, मोमेंटम डेवलप करेगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो मोमेंटम है वो निर्भर करता है उसके चाल और उसके उसके चाल और उसके एनर्जी पर, कि कितनी एनर्जी है उसका। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये निर्भर करता है इसके एनर्जी और इसके चाल। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, आखिर ये कैसे हुआ, कैसे हुआ इसको बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि मोमेंटम इक्वल टू होता है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को यहाँ पर स्मॉल p से डिनोट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को यहाँ c से। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे, एनर्जी, एनर्जी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइंस्टीन की थ्योरी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर रेडिएशन के रूप में है अगर, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी E इक्वल टू क्या हो जाएगी तब, mc²। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इस दोनों में रिलेशन लाना है, किसमें, ओहो, यही यहाँ पर एनर्जी को ना U से डिनोट करते हैं। कभी कभी एनर्जी यहाँ E लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एनर्जी E नहीं है, यहाँ एनर्जी क्या लेते हैं, U। और इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग यहाँ पर ई लेते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एनर्जी को क्या लेते हैं, यू लेते हैं। अब इक्वेशन 2/1 करते हैं, 2/1 करते हैं। तो एनर्जी हो गया यू और यहाँ पर मोमेंटम पी, तो यहाँ हो गया यू बाय पी, यू बाय पी हो गया, यू बाय पी इक्वल टू कितना हो गया, mc² और बाय सी, यही होगा ना, mc² बाय mc, mc² RHS, इसका RHS mc। तो m और m क्या हो गया, कैंसिल, c भी एक तो क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, c, बचा c ना। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो u/p इक्वल टू कितना हो गया, c। तो यहाँ पे p का मान कितना होगा, देयरफॉर मोमेंटम। तो देयरफॉर हम लोग अब मोमेंटम निकाल लेंगे, देयरफॉर मोमेंटम। तो मोमेंटम का मान यहाँ पर आ जाएगा P इक्वल टू, P को उधर ले गए, C को इधर लाए, तो P इक्वल टू हो गया U/C। तो याद रखिए, मोमेंटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना होता है, एनर्जी बाय वेलोसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी, एनर्जी बाय वेलोसिटी। तो यही अभी हम लोगों ने ऊपर में लिखा था कि ऊर्जा और वेग के अनुपात का मान संवेग के बराबर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग कितना होता है, ऊर्जा और वेग के अनुपात के बराबर होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संवेग कितना होता है, ऊर्जा और वेग के अनुपात के बराबर होता है। चलिए नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए।
सभी स्टूडेंट समझ गए हैं? शिवम कुमार, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपस में गपशप ना करें। सभी स्टूडेंट को सलाह दिया जाता है, जो भी क्लास कर रहे हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपस में गपशप मत कीजिए। कोई डाउट है तो डाउट पूछिए। इस पॉइंट को सब आदमी समझ गए हैं या कोई डाउट है? इट इज कंप्लीटेड। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है। एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम होता है। इंटेंसिटी का यूनिट एक बार चेक कर लीजिए, देखिए। देखिए इंटेंसिटी का, एक बार आप सभी इंटेंसिटी का यूनिट चेक कर लीजिए। देखिए अ, राजा कुमार का कहना है इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए भाई, आप यहाँ पर ऊपर से हम लोग देख लेते हैं, ऊपर से एक बार चेक कर लीजिए। यह हो गया एनर्जी बाय एरिया इनटू डेल टाइम। एनर्जी का मान हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ पर एनर्जी का मान ये इतना है ना, निकला हुआ एनर्जी का मान इतना है ना, और एरिया इंटू डेल टी ये पूरा कट गया, कितना बचा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इंटू क्या, सी। अब इसका यूनिट देखना है, यूनिट एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, यूनिट एक बार चेक कर लीजिए। ये है एप्सिलॉन नॉट, तो एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 इंटू Q2 बाय होता है कितना, आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई, ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बाय हो जाएगा एफ आर स्क्वायर, ये होगा ना। अब गौर कीजिए आगे, ये एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, 1/4 पाई का तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो यहाँ पे यूनिट इसका क्या होगा, यूनिट हो जाएगा कुलम इंटू कुलम बाय हो गया ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट हो गया कुलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कुलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट का हो गया। ये है इंटेंसिटी। ये क्या है, इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इसका स्क्वायर है, और स्पीड है, ये स्पीड का कितना होता है, मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हो गया कूलम्ब स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ये न्यूटन स्क्वायर से कैंसिल हुआ, मीटर स्क्वायर से कैंसिल हुआ, कूलम्ब स्क्वायर कैंसिल हुआ। ऊपर में क्या बचा, न्यूटन और मीटर तो कट ही गया ना, न्यूटन, और नीचे में क्या बचा, मीटर सेकेंड। यह हो गया न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड, इतना हुआ। अब न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर मीटर ये सेकेंड, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया केजी तो है ही, सेकेंड पे -2, ये ऊपर गया तो -3, इतना ही तो होगा। अब आगे केजी के लिए एम एल और इतना होगा। अब इसका तो ठीक है। हम्म, चलिए भाई, सबका इतना चेक कर लिए। इंटेंसिटी का यूनिट हम लोग चेक कर चुके हैं, और इंटेंसिटी का यूनिट इतना ही होगा। राजा कुमार, आप अपना ठीक से चेक करिए एक बार, और फिर डायमेंशन M1 L0 3/3, क्लियर है सबका?
न्यू चैप्टर 2 दिनों के बाद स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स। अभी तत्काल ये चैप्टर में भी हम लोग चल रहे हैं। चलिए आगे अब बढ़ें, तब तक क्लियर है। थैंक यू। देखिए अब आगे है यहाँ पर मोमेंटम भी हम लोग का निकल गया। देखिए मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एंड स्पीड। तो मोमेंटम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना निकला, एनर्जी और स्पीड यानी कि वेलोसिटी इसके इक्वल होता है। और इसमें अब अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो है प्रेशर, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगला पॉइंट है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर हिंदी होगा विद्युत चुंबकीय तरंग का ऊर्जा, सॉरी दाब। ऊर्जा तो पहले हम लोग निकाले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का दाब, विद्युत चुंबकीय तरंग का दाब। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का दाब क्या होगा ये हम लोगों को अब निकालना है। देखिए भाई, द प्रेशर, द प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, फोर्स एंड एरिया। इसका मतलब हुआ कि बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब के रूप में परिभाषित होता है। तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब के रूप में परिभाषित होता है। तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब के रूप में परिभाषित होता है। तो बल और क्षेत्रफल का अनुपात दाब के रूप में परिभाषित होता है। देखिए अब गौर करना है, इस स्थिति में अगर यहाँ पर हम लोग प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इक्वल टू फार्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इक्वल टू फार्मूला क्या होता है जी, फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर का मान फोर्स बाय एरिया के बराबर होता है ना। अब ध्यान देते जाना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू एफ बाय ए, P इक्वल टू एफ बाय ए। अभी इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बट फोर्स इक्वल टू कितना होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लास 9 में पढ़े होंगे या 11 में पढ़े होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, उसी को लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। वही एफ इक्वल टू एम ए होता है या डी पी बाई डी टी होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू ये हो जाएगा डी पी और बाय हो जाएगा डी टी। डी टी को हम लोग डेल टी से भी डिनोट करते हैं क्योंकि पीछे हम लोग डेल टी लिए हैं। तो डेल पी बाय डेल टी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल पी बाय डेल टी। यही हो गया डेल पी बाय डेल टी, या डी पी बाय डी टी भी लिख सकते हैं। इसका मान जो है ये हो जाएगा P2 माइनस P1 और इसको हम लोग इसी रूप में रहने देते हैं। P2 का मान हो जाएगा P और P1 का हो जाएगा 0 और बाय हो जाएगा डेल टी। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया, ये हो गया P और बाय हो गया डेल टी। इसका वैल्यू हो गया P बाय डेल टी। इसका मतलब फोर्स का मान P बाय डेल टी आ गया। अब यही मान हम लोग यहाँ रख देते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं और यहाँ पे आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। 1 एंड 2 से गौर कीजिए, यहाँ पर P इक्वल टू कितना है, ये कैपिटल P जो है प्रेशर है और स्मॉल p जो है मोमेंटम है। कैपिटल P क्या है, प्रेशर, स्मॉल p क्या है, मोमेंटम। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा F बाय ए
और एफ के स्थान पर, यहाँ से एफ के स्थान पर ये हम लोग यहाँ से वहाँ पुट करेंगे एफ का मान, तो ये हो जाएगा पी और बाय हो जाएगा ए और इनटू हो जाएगा डेल टी, पी बाय ए और इनटू क्या हो जाएगा डेल टी। अब ये देखना है कि मोमेंटम का मान कितना है, बट हम लोग अभी पीछे निकाले थे मोमेंटम, पीछे निकाले थे मोमेंटम, मोमेंटम P इक्वल टू क्या बताए थे, एनर्जी बाय, याद है मोमेंटम P इक्वल टू कितना है, एनर्जी बाय वेलोसिटी, मोमेंटम P इक्वल टू स्मॉल p इक्वल टू एनर्जी बाय वेलोसिटी। स्मॉल p कैपिटल P में कंफ्यूज मत होना है, कैपिटल P यहाँ प्रेशर है और स्मॉल p क्या है, मोमेंटम है। तो यहाँ से इसका मान जब यहाँ पे रखेंगे, देयरफॉर प्रेशर, ये जो है प्रेशर कैपिटल P इक्वल टू यहाँ स्मॉल p का मान रख रहे हैं, ये हो जाएगा U बाय C इंटू ए और इंटू क्या हुआ डेल टी, इंटू ए और इंटू क्या हुआ डेल टी, कितना हो गया। अब ये ध्यान देना है कि U बाय ए इंटू डेल टी शुरू में ही बताया है, क्या है ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग आगे, देखिए बट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इक्वल टू आई इक्वल टू, अभी सबके पास कॉपी में होगा ये U बाय ए इंटू डेल टी है कि नहीं है। इंटेंसिटी का मान क्या है, U बाय ए इंटू डेल टी है ना, इंटेंसिटी का मान U बाय ए इंटू डेल टी है कॉपी में। अब यहाँ पे इसके स्थान पे, इतना सा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, देयरफॉर P इक्वल टू U ए डेल टी, कितना हो गया I, तो ये हो गया I बाय हो गया C, ये हो गया I बाय C। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर का जो मान है, देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर प्रेशर का मान हम लोग लिख सकते हैं, प्रेशर, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वल टू, यह हो गया इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और बाय वेलोसिटी, इंटेंसिटी बाय वेलोसिटी। ये सभी फार्मूला जो आज आप पढ़े हैं, ये सब बोर्ड के लिए तो है ही, आगे कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चार चीज़ें जो आज आपने पढ़ा है, ये आगे के लिए बहुत काम देगा। पहला एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीसरा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और चौथा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये चार चीज़ें जो आपने आज पढ़ा है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलना है। सेकेंड इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, न्यूटन सेकेंड लॉ, और यह है चेंज P2 माइनस P1 बाय डेल टी। P2 का मान P हो गया, शुरू में कुछ है नहीं, जीरो, तो P बाय डेल टी। और नीचे करना है, ये अभी ये सब तो हो गया ना, लिखो लिखो लिखो, तेजी से लिखो। चलिए सब कोई समझ गए हैं। फोर्स जो है m इंटू ए होता है और ये dp बाई dt भी होता है, दोनों फार्मूला है। सुनील संगम, कहाँ प्रॉब्लम है बताइए, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम है। P2 का मान P होगा और शुरू में कोई संवेग है नहीं, इसलिए P1 का मान जीरो, लास्ट में संवेग है इसलिए P2 का मान P, और P1 का मान शुरू में कुछ संवेग नहीं, चला ही नहीं, संवेग क्या जीरो,
शुरू वाला 0 हो गया P1, बाद वाला जितना चला संवेग P। और कोई प्रॉब्लम है बताइए। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। डायमेंशन तो देखिए 11 का चीज़ है, 11 में डायमेंशन पढ़ाए थे, डायमेंशन आपको 11 से ही निकालने आएगा। चलिए, हो गया पूरा। तो थैंक यू, आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे और बाकी अगले दिन आगे बढ़ेंगे। आज शाम में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का क्लास हो सकता है, लेकिन वो अपलोडेड क्लास होगा, और वो जो है अपलोडेड क्लास रहेगा, और उसको अभी तत्काल जो लाइव क्लास तो नहीं होगा, वो 5 बजे आप उसको अपलोडेड क्लास होगा, उसको आप कर लीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आगे जिसको भी कंपटीशन फेस करना है उस सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम्म? कल क्लास फिर 10 बजे से चलेगा ये वाला क्लास। थैंक यू। और एक सूचना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होने वाला है। उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा वो कोशिश कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने का, ताकि आपको समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो। और उसमें आपको जो क्वेश्चन होगा वो संभावना है कि गूगल ऐप पर होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया रहेगा, या हो सकता है कि आपको हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके ही क्वेश्चन दे देंगे, और उसमें से आपको तेज़ी से जवाब दे करके भरना है। और तो उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर ऑप्टिक्स जो है 10 बजे जल्दी ही शुरू होने वाला है, 1-2 दिन में। और हो सकता है कल टेस्ट होगा तो परसों शुरू होगा, और कल टेस्ट नहीं होगा तो कल कुछ हो सकता है इस चैप्टर का और कुछ बताएं। तो थैंक यू, आज इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।